नमस्कार। एस्ट्रॉन टैक्सफिन के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस चैनल पे इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और कुछ फाइनेंशियल सॉल्यूशंस की बातें होती हैं। जैसा कि आप अपने थंबनेल में देखा होगा, स्मॉल एसआईपी ज़्यादा समय, बिग एसआईपी कम समय। इस विषय पर चर्चा करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, डिस्क्लोज करना चाहता हूँ। मैं कोई म्यूचुअल फंड न ही एडवाइज़र हूँ, न ही डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, न ही कमीशन एजेंट हूँ। मैं फैक्ट्स के बेसिस पे अपनी एनालिसिस करता हूं, उसके बाद उस बेसिस पे मैं अपने विचार दिया करता हूं। मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। जो भी विचार मैं दे रहा हूं उसको अपने विवेक से आप निर्णय लें कि आप मेरे विचार से सहमत हैं या सहमत नहीं हैं। तो अब चलते हैं असली मुद्दे पर। छोटी एसआईपी ज़्यादा समय, बड़ी एसआईपी कम समय। जब एसआईपी की बातें जब भी हम करते हैं तो जेहन में एक बात आती है कि आखिर एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हम क्यों करना चाहते हैं। कोई आदमी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्यों चाहता है, क्या फ़ायदा है उससे। तो यदि बर्ड्स आई व्यू में यदि बातें करें, पहला फ़ायदा है कि छोटे रकम से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा है कि इसमें मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए इसका स्ट्रेस, इसका तनाव आपके मन में नहीं होता है। इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिलता है और इसमें एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट है कि आपके ना चाहते हुए भी आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। इसलिए जो फिलॉसफी है एसआईपी का वो है सेविंग फर्स्ट, स्पेंडिंग नेक्स्ट। पहले सेव कर लें फिर स्पेंड करें। हालांकि बहुत सारे विचारक का इस पर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है। कोई कहते हैं कि पहले स्पेंड करो फिर सेव करो, लेकिन एसआईपी का जो फिलॉसफी है सेव फर्स्ट स्पेंड नेक्स्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिस कारण से हम एसआईपी करते हैं वो ये है कि यदि हमारे मन में कोई फाइनेंशियल गोल है, हो सकता है मकान बनाना हो, बच्चों की शादी करनी हो, बच्चों की शिक्षा की बातें हों, या मैं रिटायर करने वाला हूं और उसके बाद जब हमारी एक्टिव इनकम बंद हो जाएगी तो हम चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हमारी कुछ पैसिव इनकम हो जिससे मैं कंफर्टेबल वे में अपनी ज़िंदगी बिता सकें। और ये तब जबकि आपके आसपास कोई लमसम अमाउंट नहीं है। आप चाहते हैं कि जो नौकरी कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फ्रीलांसर हैं या बिजनेसमैन हैं, आप हर महीने या हर कुछ पीरियोडिक इंटरवल पे कुछ रकम लंबे समय के लिए जमा करूँ, सो दैट जो फाइनेंशियल गोल है मेरा 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल के बाद वो प्रॉपरली अचीव हो जाए। कोई भी व्यक्ति चाहे वो नौकरी करता हो, बिजनेस करता हो, फ्रीलांसर हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जो भी हो, कभी न कभी रिटायर तो उसको होना ही होना है। रिटायरमेंट का मतलब नहीं है कि आप 60 साल पूरे हो गए। रिटायरमेंट का मतलब है वो एज जिस एज में आपकी एक्टिव इनकम कम हो जाएगी और पैसिव इनकम पर आपको गुजारा करना पड़ेगा। और सामान्य तौर पर कहते हैं कि सरकारी नौकरी में 60 साल की उम्र पूरी होती है तो आपकी तनख्वाह बंद हो जाती है और उसके बदले आपकी पेंशन जो है स्टार्ट हो जाती है, जो कि पैसिव इनकम है। और कभी कभी लगता है कि इस पैसिव इनकम का यदि अमाउंट कुछ और अधिक होता तो शायद हम बेहतर ढंग से अपनी ज़िंदगी पोस्ट रिटायरमेंट बिता सकते थे। तो सबसे पहले ये निर्णय आपको लेना है कि आप रिटायर कब कर रहे हैं। ये 60 साल या 65 साल, जो भी जिस डिपार्टमेंट का सुपरन्यूएशन का एज है वो उनका एज है। आप अपने हिसाब से निर्णय लें कि आपको 60 में होना है, 45 में होना है, 70 में होना है। हालांकि आज के जनरेशन वाले जो हैं वो 60 साल के पहले ही रिटायर होना चाहते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि चाहे आप सरकारी नौकरी में हो या फ्रीलांसर हो, बिजनेसमैन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप दोनों को रिटायर होना पड़ेगा। हालांकि ये फ़र्क ये है कि यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो शायद आपके सुपरन्यूशन के बाद आपको पेंशन मिले, और यदि आप सरकारी नौकरी में नहीं है, किसी अन्य नौकरी में है या कोई व्यवसाय में है, तो आपको पेंशन की चीज़ें नहीं मिलेगी। लेकिन दोनों ही सिचुएशंस में आपको लगता है कि सरकारी नौकरी वालों को उतनी पेंशन नहीं है जितनी कि उनको नीड है, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनको तो कुछ पैसे है ही नहीं, कुछ पैसिव इनकम रिटायरमेंट के बाद मिलेगा ही नहीं। तो वो भी चाहते हैं कि हम भी पोस्ट रिटायरमेंट अच्छी लाइफ लीड करें। तो उस समय जब 60 साल उम्र हमारी हो, जो कि हमने माना है कि रिटायरमेंट का एज है, हमें ऐसा कॉर्पस चाहिए, इतना कॉर्पस चाहिए कि उसके इनकम से, जो उसके फर्दर इनकम होंगे, उस इनकम से प्रॉपर लाइफ लीड कर सकें हम। और इसके लिए हमने माना कि 3 तरह के व्यक्ति हैं। एक की उम्र 30 साल है, एक की उम्र 40 साल है, एक की उम्र 50 साल है। और तीनों ही व्यक्ति चाहते हैं कि जब उनकी उम्र 60 साल हो तो उनके पास 1 करोड़ रुपए यदि होंगे तो शायद उसके इनकम से जो फर्दर जनरेट होगा उससे आप पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ प्रॉपर ढंग से लीड कर पाएंगे। इसका मतलब जिसकी उम्र 30 साल है वो चाहता है अगले 30 साल में, यानी नवंबर 2054 में वो रिटायर करेगा, उसको नवंबर 2054 में चाहिए 1 करोड़ रुपए। जिसकी उम्र 40 साल है
वो 2044 में चाहिए 1 करोड़, और जिसकी उम्र 50 साल है उसको 2034 में चाहिए 1 करोड़ रुपये। अब इन तीनों ही स्थिति में हम देखेंगे कि तीनों के 1 करोड़ चाहिए डिफरेंट ईयर्स में, किसी को 54 में, किसी को 44 में, किसी को 34 में। तो इन तीनों के लिए हम कितना रुपए से हम अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, सो दैट कि जब हम रिटायर करें तो हमें 1 करोड़ रुपए मिल जाएं। इसके लिए हमने माना कि हाँ, इस जो भी अमाउंट हर मंथ में जमा करनी है एसआईपी के फॉर्म में, वो ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें जहां कम से कम 13% का XIRR, यानी यूँ कह लेंगे 13% का रिटर्न मिले। हालांकि आप कहेंगे 13 क्यों, 12 क्यों नहीं, 11 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, 15 क्यों नहीं। जनाब, आपका 13% हमें सेलेक्ट करने का एक ही पर्पस था कि 10-20 सालों का रिकॉर्ड है कि जो सबसे सेफ फंड माना जाता है लार्ज कैप फंड, उसका इंडेक्स जो है वो भी 13-14% के आसपास का पिछले 10-15 सालों में उन्होंने रिटर्न दिया। इसलिए माना कि यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अब लार्ज कैप के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 13% के आसपास का रिटर्न बिल्कुल मिल जाएगा। अब बात आती है कि जिसकी उम्र 30 वर्ष है वो यदि 2287 रुपये हर महीने जमा करे अगले 30 वर्षों तक, यानी नवंबर 2054 तक, तो नवंबर 2054 में ये कॉर्पस जो होगा ये 1 करोड़ हो जाएगा। अब बात करते हैं जिसकी उम्र 40 वर्ष है, जिसके पास के 20 वर्ष का ही समय है 60 साल पूरे होने में, वो यदि 8,824 रुपये हर मंथ उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे जिसका रिटर्न 13% का XIRR है, उसका 2044 में उनकी रकम 1 करोड़ हो जाएगी। और यही बातें यदि उनकी करें जिनकी उम्र 50 साल है, उनको अगला 10 साल का टाइम टेन्योर है और उसके लिए उसे 40,977 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे उसमें, जहां की आपको रिटर्न कम से कम 13% मिलते हैं। तो 2034 में ये रकम आपकी 1 करोड़ की हो जाएगी। अब आपको ये देखना है कि इन तीनों टाइम ब्रैकेट्स में, आप किस ब्रैकेट्स में आते हैं। हो सकता है आपकी उम्र 35 साल है, हो सकता है आपकी उम्र 45 साल है, तो आप उसके हिसाब से इस SIP अमाउंट को एडजस्ट करें। लेकिन एक बात तो तय है कि आपने देखा कि यदि आपने अर्ली एज में, यानी 30 साल में आपने यदि SIP स्टार्ट की, तो अगले 30 साल के लिए आप जमा करेंगे 2,287 रुपये, जबकि जिसने 50 साल में स्टार्ट की उसको वही रकम पाने के लिए उसको मिलेंगे 40,977 रुपये हर महीने उसको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तब वो अपने 60 वर्षों पे 1 करोड़ रुपये पा जाएंगे। इसमें फ्रेंड्स एक चीज़ देखना जरूरी है कि 1 करोड़ रुपये जो मिलेंगे, जिसकी उम्र 30 वर्ष है उसको 1 करोड़ रुपये मिलेंगे 2054 में, आज से 30 साल के बाद। जिसकी उम्र 40 साल है उसको 1 करोड़ मिलेंगे 2044 में, और जो 50 साल के हैं उसको 2 करोड़ मिलेंगे 2034 में। तो ये तीनों की वैल्यू, हालांकि रकम दिख रही है 1,000, लेकिन जनाब जिसको 30 साल 2054 में जिसको 1 करोड़ मिलेगा, तो उस टाइम के 1 करोड़ की परचेजिंग कैपेसिटी हो सकती है आज के 40 लाख के बराबर हो, आज के 25 लाख के बराबर हो। और वही 1 करोड़ जो 2034 में मिलेगी, मीन्स आज के 10 साल बाद उसकी परचेजिंग कैपेसिटी 2034 में उस 1 करोड़ की हो सकता है आज के कंपैरिजन में वो शायद 70 लाख हो या 80 लाख हो। तो हमें ये देखना है कि यदि, चूँकि ये बात है डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग की बातें हो रही, ये सब डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए जिसके परचेजिंग वैल्यू आज के 1 करोड़ रुपये के बराबर हो। तो जनाब ये डिपेंड करता है कि अगले 30 सालों में या 20 सालों में आपने इन्फ्लेशन का रेट क्या माना है। और यदि हमने अगले 30 वर्षों के लिए इन्फ्लेशन का रेट यदि 5% माना है, तो जो व्यक्ति 30 साल के हैं, जो 60 साल पूरे होंगे 2054 में, उनको 2,287 रुपये के बदले अब उनको 9,883 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करेंगे। तब उनको 2054 में जो रकम मिलेगी वो मिलेगी करीब 4 करोड़ 32 लाख के आसपास, जिसकी परचेजिंग कैपेसिटी आज के वैल्यू के हिसाब से 1 करोड़ की होगी। यही बातें यदि 40 वर्ष उस व्यक्ति की करें जिसकी उम्र 40 साल है, उसको अगले 20 साल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पहले वो 8,824 रुपये इन्वेस्ट कर रहे थे 1 करोड़ पाने के लिए, लेकिन एक डिस्काउंटेड वैल्यू यानी इन्फ्लेशन एडजस्टेड यदि आपको चाहिए 1 करोड़, तो 20 वर्षों के बाद यानी 2044 में 8,824 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद जो रकम मिलेगी वो होगी आपकी 2 करोड़ 65 लाख की, जिसकी परचेजिंग कैपेसिटी यानी 2 करोड़ 65 लाख की परचेजिंग कैपेसिटी 2034 में 2 करोड़ 65 लाख मिलेंगे, उसकी परचेजिंग कैपेसिटी आज के दिन में
1 करोड़ की होगी। और यही बातें करें उस व्यक्ति की जिसकी उम्र 50 साल है, जिनको अगले 10 वर्ष ही इन्वेस्ट करना है, वो 60 साल का होगा 2034 में। वो यदि 66,748 रुपये हर साल यदि आप इन्वेस्ट करेंगे उस म्यूचुअल फंड में जिसकी रिटर्न 13% है, तो 2034 में यानी जब उनके 60 साल पूरे होंगे तो उनको मिलेगा 1 करोड़ 63 लाख के आसपास। अब आप कहेंगे कि जनाब, जिसकी 50 साल उम्र है उसको 1 करोड़ 63 लाख ही मिल रही है, जिसके 40 साल हैं उसके 2 करोड़ 65 लाख है, और जिसके 30 साल हैं उसको 4 करोड़ 32 लाख रुपए कॉर्पस चाहिए। जनाब, जो 30 वर्ष के हैं उसको 2054 में 4 करोड़ 32 लाख मिलेगा, तो उसकी वैल्यू आज के लिए, उस पैसे की वैल्यू आज के दिन में 1 करोड़ होगी। सो उसको अधिक रकम जमा करनी होगी। और जो 40 साल की है उसको मिलेगा 2 करोड़ 65 लाख, मतलब 2044 में जो 2 करोड़ 65 लाख होगा उसकी आज की परचेजिंग कैपेसिटी, आज की परचेजिंग कैपेसिटी के हिसाब से 1 करोड़ की परचेजिंग कैपेसिटी के बराबर होगा। और इसी हिसाब से 50 साल वालों का ये रकम 1 करोड़ 63 लाख होगा। अब हमें 2 चीज़ें देखनी है कि एसआईपी ज़्यादा समय कम या एसआईपी कम समय ज़्यादा। यहाँ देखा हमने ये तीनों इक्वेट किए गए हैं 1 करोड़ पर। हो सकता है किसी को 1 करोड़ 30 साल बाद, किसी का 20 साल बाद, किसी को 10 साल बाद, लेकिन परचेजिंग कैपेसिटी सब अमाउंट की 1 करोड़ ही है। तो हमने देखा यदि एसआईपी का अमाउंट कम है, मीन्स एसआईपी कम तो समय ज़्यादा, उसको 30 साल लग रहे हैं, उससे थोड़ी सी एसआईपी का अमाउंट बढ़ा, ये हो गया 23,413 रुपये, तो उसे भी रकम बराबर की मिल रही है, मतलब समय जो है 20 साल ही है। और यदि एसआईपी की रकम बढ़ाएं तो 20 साल की रकम 20 साल का समय जो है वो हो जाती है 10 साल का। इसका मतलब कि आपको यदि ये निर्णय लेना हो कि एसआईपी कम समय ज़्यादा या एसआईपी का रकम ज़्यादा और समय कम, तो जनाब मेरे विचार से एसआईपी कम समय ज़्यादा होना चाहिए। आप यदि एसआईपी का रकम बढ़ा के समय कम करना चाहते हैं तो कैलकुलेशन के हिसाब तो पैसे तो जनाब मिल जाएंगे, लेकिन यदि समय 5 साल 6 साल 7 साल है तो जो एसआईपी का जो मुख्य एडवांटेज है कि आपको एसआईपी करने से स्टॉक मार्केट को टाइम करने का स्ट्रेस नहीं होता है। लेकिन जब 5 साल 6 साल 7 साल के लिए करेंगे तो जनाब आपको ये स्ट्रेस रहेगा कि क्या पता हमने जो अभी इन्वेस्ट किया है वो शायद मार्केट बुलिश फेज में था उस टाइम इन्वेस्ट किया, और अगले 5 साल ये बियरिश फेज में जा रहा है, या बीच में कभी वो बुलिश फेज में गया था फिर बियरिश फेज में आ गया। तो 5 साल 7 साल में ये रिस्क तो है। इसीलिए कोशिश करें यदि आपके पास ऑप्शंस हो कि एसआईपी का अमाउंट कम समय ज़्यादा या एसआईपी का अमाउंट अधिक समय कम, तो आप हमेशा निर्णय लें कि एसआईपी का अमाउंट कम, आपको स्ट्रेस भी कम होगा और समय ज़्यादा समय होगा। तो ये रिस्क जो है मार्केट को टाइम करने का ये रिस्क नहीं होगा। आप कॉस्ट एवरेजिंग के हिसाब से लंबे समय करेंगे, आपको बेहतर रिटर्न बिल्कुल मिलेगा। हालांकि ये निर्णय आपको अपने विवेक के हिसाब से ही लेना होगा। जैसे मैंने पहले कहा था, मैं एनालिस्ट हूँ, मैं कोई रिकमेंड कुछ नहीं करता हूँ, मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ, ना ही मैं कोई कमीशन एजेंट हूँ, ना ही मैं कोई क्लासेस चलाता हूँ, मैं सिंपल एनालिस्ट हूँ। अंतिम निर्णय हमेशा आपका। थैंक यू।